तीन एक चलो। नमस्ते, मेरा नाम ग्रेम हैंके है। मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में न्यूरोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के सर चार्ल्स गार्डनर अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। स्ट्रोक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। इसका उपयोग खेल के स्ट्रोक, स्पर्श के स्ट्रोक या भाग्य के स्ट्रोक का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन आज हम वास्तव में ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। हम स्ट्रोक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक घटना है जो शरीर के एक विशेष भाग के कार्य के अचानक नुकसान के कारण होती है, जो मस्तिष्क के उस विशेष भाग के कार्य के अचानक नुकसान के कारण होती है, जो उस शारीरिक कार्य को नियंत्रित करता है। और यह सबसे अधिक सामान्यतः मस्तिष्क के उस भाग में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है और कम सामान्यतः मस्तिष्क के उस भाग में रक्तस्राव के कारण होता है। एक क्षणिक इस्केमिक अटैक या TIA एक मिनी स्ट्रोक है जहां मस्तिष्क के एक विशेष भाग के कार्य के नुकसान के लक्षण क्षणिक या संक्षिप्त होते हैं और कुछ मिनटों या घंटों के भीतर हल हो जाते हैं और आमतौर पर लगभग हमेशा 24 घंटों से कम समय में, और जिसमें किसी भी मस्तिष्क स्कैन पर कोई अवशिष्ट मस्तिष्क क्षति या संवहनी चोट नहीं होती है। स्कैन। अब स्ट्रोक 3 मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह बहुत आम है। स्ट्रोक हर साल लगभग 1000 लोगों में से 2 को प्रभावित करता है और क्षणिक इस्केमिक अटैक या TIA हर साल लगभग 1000 लोगों में से 1 को प्रभावित करता है। इसका परिणाम ये है कि हम में से लगभग 1/6 को हमारे जीवन में किसी समय स्ट्रोक होगा। दूसरे, स्ट्रोक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लगभग 1/5 से 1/4 लोगों में घातक होता है और जीवित बचे लोगों में से आधे में यह विकलांगता का कारण बनता है। तीसरे, स्ट्रोक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लगभग 80 से 90% मामलों में रोका जा सकता है यदि हम स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाने वाले अंतर्निहित कारणों या स्थितियों या जोखिम कारकों को पहचान और संशोधित कर सकते हैं। स्ट्रोक के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। लगभग 1/5 लोगों में कम सामान्य प्रकार मस्तिष्क में रक्त वाहिका के फटने के कारण मस्तिष्क में रक्तस्राव होता है और यह सबसे अधिक सामान्यतः हमारे जीवन भर उच्च रक्तचाप के लंबे समय तक संपर्क के कारण होता है, क्योंकि उच्च रक्तचाप मस्तिष्क की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें कमज़ोर और फटने के लिए प्रवण बना सकता है। हमारे समुदाय में मस्तिष्क में रक्तस्राव का एक और बढ़ता हुआ सामान्य कारण शराब और अन्य दवाओं जैसे एम्फेटामिन और खांसी और सर्दी की दवाओं में कुछ यौगिकों का संपर्क है जो हमारे रक्तचाप को बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्ट्रोक का मुख्य कारण मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका का अवरोध है, जिससे इस्केमिक स्ट्रोक होता है जहां रक्त की आपूर्ति की कमी होती है। और इस्केमिक स्ट्रोक के सबसे सामान्य कारणों में से एक है एम्बोलिज्म या रक्त के थक्के का टूटना, जो हृदय से होता है, जो अनियमित धड़कन के कारण रोगग्रस्त हो सकता है, जिसे एट्रियल फाइब्रिलेशन कहा जाता है, या पिछले दिल के दौरे के कारण। मस्तिष्क के एक भाग में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण इस्केमिक स्ट्रोक का दूसरा सामान्य कारण है छाती, गर्दन और मस्तिष्क की धमनियों में थक्कों का एम्बोलिज्म, जो मस्तिष्क को आपूर्ति करते हैं। और सबसे सामान्य रक्त वाहिका रोग है धमनियों का कठोर होना या एथेरोस्क्लेरोसिस, या जिसे एथेरोमा भी कहा जाता है। तो हम अपने स्ट्रोक के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं? पहली बात यह है कि इसे आकलन करने में सक्षम होना चाहिए और हमें यह जानने की आवश्यकता है कि क्या हमारे पास स्ट्रोक के जोखिम कारक हैं। स्ट्रोक के लिए सबसे सामान्य जोखिम कारक उच्च रक्तचाप है। यह लगभग 1/3 स्ट्रोक का कारण है। हम सभी का रक्तचाप होता है और औसत रक्तचाप लगभग 120 मिलीमीटर पारा सिस्टोलिक और 80 मिलीमीटर पारा डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक रक्तचाप में हर 10 मिलीमीटर की वृद्धि और डायस्टोलिक रक्तचाप में 5 मिलीमीटर की वृद्धि के लिए स्ट्रोक का जोखिम लगभग 20 से 30% बढ़ जाता है। तो हम अपने रक्तचाप को सिर्फ 10 सिस्टोलिक और 5 डायस्टोलिक से कम कर सकते हैं। हम अपने स्ट्रोक के जोखिम को लगभग
30% तक कम कर सकते हैं। हम अपने रक्तचाप को कम करने के तरीके हैं कि हम अपने आहार में नमक न डालें, कम नमक सामग्री वाले खाद्य पदार्थ खाएं, शराब का सेवन कम करें और साथ ही अपने जीवन शैली को बदलें, जैसे कि शारीरिक गतिविधि बढ़ाना और अपने शरीर के वज़न को आदर्श शरीर के वज़न तक कम करना, ताकि हम अधिक वज़न या मोटापे से ग्रस्त न हों। यह भी आदर्श है कि हम अपने जीवन में मनोवैज्ञानिक तनावों को कम करने का प्रयास करें, जो रक्तचाप को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह कहना आसान हो सकता है। स्ट्रोक के लिए दूसरा प्रमुख जोखिम कारक सिगरेट धूम्रपान है। तीसरा हमारे रक्त में वसा की वृद्धि है और उनमें से सबसे प्रसिद्ध कोलेस्ट्रॉल है। और हम अपने रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं अपने आहार में संतृप्त वसा सामग्री को कम करके, ट्रांस संतृप्त वसा सामग्री को कम करके और हमारे आहार में कैलोरी की मात्रा को कम करके, साथ ही हमारी शारीरिक गतिविधि को बढ़ाकर और यदि संभव हो तो आदर्श शरीर के वज़न को बनाए रखकर। चौथा प्रमुख जोखिम कारक मधुमेह है, जो स्वाभाविक रूप से अधिक वज़न होने और हमारे आहार में उच्च वसा होने से जुड़ा होता है। पांचवा मुख्य जोखिम कारक एट्रियल फाइब्रिलेशन या अनियमित धड़कन है, जो अब सबसे सामान्य स्ट्रोक का कारण है और वह उच्च रक्तचाप के कारण होता है, जो हृदय को नुकसान पहुंचाता है, या एथेरोमा से हृदय की धमनियों का अवरोध। स्ट्रोक के अन्य प्रमुख जोखिम कारक शराब की अधिकता और मनोवैज्ञानिक तनाव हैं। ये सभी संशोधित करने योग्य जोखिम कारक हैं। स्ट्रोक के कुछ अतिरिक्त जोखिम कारक हैं जो दुर्भाग्यवश संशोधित नहीं किए जा सकते। वे हैं हमारी उम्र, हमारा लिंग, हमारी जाति और जातीय समूह और साथ ही हमारा आनुवंशिक निर्माण। और इसलिए हमारे परिवार के सदस्यों में पिछले स्ट्रोक या दिल के दौरे का पारिवारिक इतिहास एक संकेतक है कि हम उच्च रक्तचाप या उच्च कोलेस्ट्रॉल या स्ट्रोक के उच्च जोखिम के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त हो सकते हैं। तो हमारे स्ट्रोक के जोखिम को कम करने का पहला कदम ये जानना है कि हमारा स्ट्रोक का जोखिम क्या है। और सौभाग्य से स्ट्रोक रिस्कोमीटर हमें इस जानकारी को उपयोगकर्ता के अनुकूल और आसानी से सुलभ तरीके से एक्सेस करने की अनुमति देता है। स्ट्रोक रिस्कोमीटर हमें हमारे गैर संशोधित जोखिम कारकों जैसे हमारी उम्र और लिंग, जाति और जातीय समूह और साथ ही हमारे परिवार के स्ट्रोक के इतिहास को दर्ज करने की अनुमति देता है। और यह हमें हमारे ज्ञात संशोधित जीवन शैली जोखिम कारकों को दर्ज करने की अनुमति देता है, जैसे कि क्या हम धूम्रपान करते हैं, हमारी शराब की खपत क्या है और साथ ही क्या हमारे जीवन में तनाव है। कुछ अतिरिक्त कारक हैं जो रिस्कोमीटर पूछेगा और वह है हमारा रक्तचाप और शायद हमारा कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह का इतिहास और उपवास, रक्त शर्करा। आपके रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, उपवास, रक्त शर्करा और हीमोग्लोबिन A1C के माप प्राप्त करने के लिए आपके सामान्य चिकित्सक के पास जाना आवश्यक हो सकता है, जो मधुमेह या मधुमेह के जोखिम के संकेतक हैं। स्ट्रोक रिस्कोमीटर हमें इन ज्ञात जोखिम कारकों से अगले 5 वर्षों और 10 वर्षों में स्ट्रोक होने के हमारे पूर्ण जोखिम की गणना करने की अनुमति देता है। यह हमारे समान उम्र और लिंग के व्यक्ति की तुलना में स्ट्रोक के सापेक्ष जोखिम का अनुमान भी उत्पन्न करेगा। स्ट्रोक रिस्कोमीटर की अतिरिक्त विशेषता यह है कि यह न केवल हमारे लिए स्ट्रोक के पूर्ण जोखिम और सापेक्ष जोखिम की गणना करता है, बल्कि यह हमें हमारे जोखिम को स्वयं प्रबंधित करने और हमारे जीवन शैली जोखिम कारक व्यवहारों को बदलकर हमारे जोखिम को कैसे बदल सकते हैं, यह देखने की अनुमति भी देता है। तो इसमें 2 घटक हैं। हमारे जोखिम का आकलन करने के बाद यह हमारे ऊपर है कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करें और अपने आहार में नमक को कम करें, शराब की खपत को कम करें, एक नियमित व्यायाम कार्यक्रम प्राप्त करें, आदर्श शरीर का वज़न प्राप्त करें और एम्फेटामिन और खांसी सर्दी की दवाओं जैसी अन्य दवाओं के संपर्क को कम करें। महत्वपूर्ण बात अंततः यह है कि फिर हमारे जोखिम की निगरानी करें और पुनः आकलन करें, जैसे कि हम अपनी कार के साथ करेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारी कार की दीर्घायु हो, तो हम अपनी कार को हर 6 या 12 महीने में एक मैकेनिक के पास ले जाएंगे और उसका आकलन और सेवा कराएंगे।
हमें अपने शरीर के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए और हर 6 या 12 महीने में अपने सामान्य चिकित्सक के पास जाकर अपने जोखिम कारकों का मूल्यांकन कराना चाहिए। अपना रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा और हीमोग्लोबिन A1C की जांच करानी चाहिए और एट्रियल फाइब्रिलेशन की जांच के लिए ECG भी कराना चाहिए। फिर हम इन चर को जोखिमोमीटर में पुनः दर्ज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे व्यवहार में किए गए परिवर्तनों से जोखिम में कमी आई है या नहीं। धन्यवाद।